जय हिंद। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, यानी मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं, पहला पहला है, किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था? जहांगीर ने। मुगल शासक जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज मुमालिक। आरिज मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन शुरू किया था। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था मशाहत। मशाहत ऐसा शब्द था जो सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीरों और सुल्तानों किस वर्ग से थे? तुर्क जाति से। दिल्ली सल्तनत के अमीर और सुल्तान अधिकांशतः जो थे वो तुर्क जाति से संबंध रखते थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का प्रचलन शुरू किया था। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम जो था तेमुचिन था। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था शेबानी ने। शेबानी खान ने बाबर को सर के पुल में पराजित किया था। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। का प्रथम युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और बाबर के जीत के साथ ही भारत में लोदी वंश की अंत हुआ और मुगल वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। और भारत में अगर तोपों का पहला उपयोग देखा जाए गोला बारूद का, तो उत्तर भारत में पहला उपयोग करने वाला बाबर ही था। लेकिन इससे पहले भी दक्षिण भारत में उपयोग किया जा चुका था। बहमनी वगैरह के अगर काल में देखा जाए तो उस समय बारूद वगैरह का उपयोग हुआ था। लेकिन उत्तर भारत में पहली बार बारूद का उपयोग और तोप खाने का, तो इस तरह बाबर ने सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम उपयोग किया था। और इसकी जो पुस्तक है बाबरनामा है, जो कि एक तुर्की भाषा में है। तो तुर्की भाषा में भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन स्वतंत्र पूछ लेता है कि बाबरनामा बाबर द्वारा रचित है कौन सी लैंग्वेज में है? तो तुर्की लैंग्वेज में है। बाबर तुर्की थे, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, मुगलों की ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, फारसी थी। पर्शियन को ही फारसी कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ के राजा था को 1527 में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में।
काबुल में बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने। सूरी शासक शेर शाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था। थोड़ा शेर शाह सूरी के बारे में जान लेते हैं। शेर शाह सूरी का बचपन के जो नाम था फरीद खान नाम था, इसे भी याद रखिएगा। और शेर शाह सूरी कहा जाता है कि इन्होंने एक शेर का शिकार करने की वजह से इसका शेर खां नाम पड़ा था। और इसके शासन काल में एक अब्बास खां शेरवानी इतिहासकार रहते हैं, वो कहते हैं व्यंग्यात्मक रूप में कि इसकी प्रशंसा करते हैं। जो ग्रांड ट्रंक रोड था, शेर शाह सूरी रोड पहले जो था, इसके बारे में कहते हैं कि इसकी रोड जो है धमनियाँ होती थी। और व्यंग रूप में कहते हैं कि 80 साल की बुढ़िया भी सोने के गठरी लेकर घूमती है रोड पे तो कोई छीनने वाला नहीं है। तो ये शेर शाह सूरी के बारे में कहते हैं, इसके प्रशासन के बारे में और इसकी जो रोड व्यवस्था थी सड़क निर्माण के लिए। और इसने एक जो मिलिट्री अपॉइंटमेंट करता था, तो इसकी मिलिट्री अपॉइंटमेंट में जो मिलिट्री के सिपाही होते थे, रिक्रूटमेंट जिसको किया जाता था, उसकी सभी दस्तावेज जिस डॉक्यूमेंट में रखा जाता था उसको कहा जाता था चेहरा। उसको चेहरा कहा जाता था। यानी चेहरा वो डॉक्यूमेंट था जिसमें सभी सिपाहियों का निजी दस्तावेज संरक्षित रखा जाता था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कालिंजर में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। कालिंजर में कहा जाता है कि उसके फैक्ट्री में जो बारूद की थी उसमें आग लग गई थी और जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला हम लोग देखते हैं। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी 64:1। 64:1 शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी। उसका अनुपात था 64:1। मध्यकालीन भारतीय शासक जिन्होंने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने मध्यकालीन भारतीय शासक जिन्होंने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की थी। शेर शाह का जो मकबरा है दो तरह का है, एक सूखा मकबरा, एक पानी वाला मकबरा। ये है रोहतास जिले के सासाराम जहाँ मुख्यालय है। तो वर्तमान में सासाराम में शेर शाह का 2 मकबरा है, कुछ ही दूरी पे है। आप इसमें देखेंगे कि एक में पानी रहता है, मकबरा है, मकबरा के चारों तरफ पानी है, और एक में कुछ भी नहीं है, कुछ ही दूरी पे है। इसकी दूरी करीब 0.5 किलोमीटर से भी कम होगी। और एक रोहतासगढ़ किला है, वो काफ़ी दूर है। ऐसा कहा जाता है कि रोहतासगढ़ किला से और शेर शाह का मकबरा जो सासाराम में है, जो रोहतास जिले में ही दोनों है, ये दोनों के बीच धरती के अंदर अंदर जाने का रास्ता था। ये एक दंत कथा है। अब रियलिटीज़ का कहा है वो तो पुरातात्विक विभाग को मालूम होगा। आगे हम लोग देखते हैं। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह कथन किसका है? शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य है कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। यह शेर शाह सूरी का वक्तव्य है। राम सीता की आकृति और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे। दीन इलाही को धर्म करने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। मनसबदारी पर अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। थोड़ा सी मनसबदारी के बारे में समझते हैं। मनसबदारी व्यवस्था जो होती थी इसमें 2 तरह की होती थी। एक होता था जात और एक होता था सवार।
जात और सवार के अंतर्गत पता चलता था कि वो उसके पास घोड़ा कितना है और उसकी वेतन सैलरी कितनी मिलती है। और मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने उधार में लिया था मंगोलों से, यानी मनसबदारी व्यवस्था अकबर की जो है ये किस शासक द्वारा या किस देश से लिया गया है, तो मंगोलों द्वारा लिया गया, मंगोलों से लिया गया है। अकबर ने इससे पहले मंगोलों में मनसबदारी सिस्टम चलती थी। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था अकबर ने। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। तानसेन और हरिदास अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था वह व्यवस्था थी जो राज्य के कुलीन वर्गों से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदार में जो थे, मनसबदारी के अंतर्गत मनसबदार राज्य के कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे। अगला हम लोग देखते हैं, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह जो भाटा का राजा था ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। मुजफ्फर खां तुर्बाती अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलन आधार था जब्ती व्यवस्था। जब्ती व्यवस्था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार थी। आप देखिएगा कि अकबर के शासनकाल में जब्ती और गला बख्शी दो तरह की सिस्टम चलता था। तो इसमें दक्षिण भारत में जो भू राजस्व वसूली का जो प्रचलित आधार था वो जब्ती था। अगला देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? कछवाहों से। राजपूतों के कछवाहों ऐसे वंश थे जिनसे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राजपूताना का वह राज जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। मेवाड़ वह राज था, राजपूताना राज का मेवाड़ वह राज था जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में एक प्रांत था जो मुगल राज का भाग नहीं था, गोलकुंडा। गोलकुंडा अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत था जो मुगल राज का भाग नहीं था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर जो था इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, अकबर को एक प्रबुद्ध निरंकुश राजा कहा जा सकता है। अकबर जो था ना, स्कूली शिक्षा इसको नहीं मिली थी, लेकिन काफ़ी प्रखर आदमी था। ये सुनता था विद्वानों को अपनी सभा में बुला कर और उन लोगों से बात करता था और समझता था। आप देखिएगा कि इबादत खाना में कई धर्म के लोगों को बुलाया था और उन लोगों से सभी विषय पर एक एक पॉइंट उठाकर और उसे पूछता था कि किसी बिंदु पर आपका धर्म क्या कहता है। उसमें देखिएगा कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्म के गुरु आते थे और उनसे पूछता था किसी भी विषय पर कि इस धर्म में आपका धर्म क्या कहता है, किसी पॉइंट पे। तो ये अकबर एक अनपढ़ था लेकिन प्रबुद्ध निरंकुश के रूप में जाना जा सकता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक
जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था वह था जहांगीर। जहांगीर वह शासक था जिन्होंने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की गई थी वह थे अबुल हसन। अबुल हसन वह व्यक्ति थे जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था खुर्रम द्वारा, महावत खां द्वारा और खुसरो द्वारा। ये तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। थोड़ा हम लोग जहांगीर के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर जो था चित्रकला में पारंगत था और ये इतनी पारंगत था कि कहता था कि कोई भी अगर चित्रकार कोई चित्र अगर बना दे तो उसको बता सकता हूँ कि उसकी भौं किसने बनाया है, आईब्रो माने एक एक पुतली किसने बनवाई। इतनी बारीकी इसको चित्रकारी में महारत था। तो चित्रकारी के समय में देखिएगा स्वर्णकाल अगर देखा जाए तो जहांगीर के शासनकाल में था। इसके शासनकाल में कई प्रसिद्ध चित्रकार भी हुआ करते थे। अगला हम लोग देखते हैं, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला। चित्रकला वह कला था जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था। और मुग़ल काल के बारे में, मुग़ल काल के जो शुरुआत के शासक हुए हैं उसका एक ट्रिक है, भाजपा के रूप में याद कर सकते हैं, PHA भाजपा। ये ट्रिक अगर याद करते हैं तो 6 मुग़ल शासक का नाम याद कर सकते हैं। देखें कि बी का हुआ बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद प्रिंस जिसको शाहजहां कहा जाता है, शाहजहां, P प्रिंस शाहजहां के रूप में, और A से औरंगजेब। तो औरंगजेब, इसके बाद फिर है उसका ट्रिक हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसको याद कर लीजिए कि जो है भाजपा जो है BHAJPA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और प्रिंस मतलब शाहजहां और A औरंगजेब। ये ट्रिक याद रखेंगे तो शुरुआत के मुग़ल शासक जो थे उनको याद कर सकते हैं। अब बाबर के 4 पुत्र थे, एक लड़की थी जो गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की पुस्तक हुमायूंनामा लिखी थी। तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। इसके 4 भाई थे, हिंदाल, अक्सरी, कामरान और हुमायूं था। इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था वो साम्राज्य को लेकर, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग वन लाइनर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ पर मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। अजमेर में जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट था जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है फ्रांसिस्को पॉलसर्ट। फ्रांसिस्को पॉलसर्ट जो है एक डच पर्यटक जिन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है।
वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता जो किए थे, धन से भी किए थे और आशीर्वाद से भी किए थे, वो अर्जुन देव थे। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था बर्नियर। बर्नियर वह व्यक्ति था जो मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। बादशाह शाहजहां को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कविंद्राचार्य थे। कविंद्राचार्य ने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किए थे। यो कविंद्र चंद्र थे। अगला देखते हैं। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां। शाहजहां वह सम्राट, मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। वीणा का माहिर था बजाने में औरंगजेब। म्यूजिक अपने साम्राज्य में बंद किया था, लेकिन ये खुद वीणा का बहुत अच्छा वादक था। अगला हम लोग देखते हैं। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। औरंगजेब जो था जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दिल्ली। दिल्ली वह स्थान है जहां दारा शिकोह को दफनाया गया था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसके दरबार में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापति रहते थे। अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? ईश्वरदास नागर को। ईश्वरदास नागर को अपने विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए जो ईश्वरदास नागर थे उनको औरंगजेब ने ढूंढ निकलवाया था। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ था? औरंगजेब। औरंगजेब वह मुगल शासक था जिसका 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर के मकबरे को। अकबर के मकबरे को औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। एक तरह से यह टैक्स होता था, इसको पुनः लगाया था औरंगजेब ने। अगला हम लोग देखते हैं। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब के शासनकाल के समय में संत रामदास भी थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। यानी दक्षिण के 2 राज्य थे महत्वपूर्ण राज्य, जिसमें विजयनगर और गोलकुंडा था, जिसको औरंगजेब ने विजित किया था।
वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था। अहमद शाह वह बादशाह था जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। अहमद शाह का जो शासनकाल है जो 1748 से 54 तक है, 1754 तक। अगला हम लोग देखते हैं, अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। शहादत खां जो था अवध का प्रथम नवाब था। बनाने वाला किंग मेकर थे सैयद हुसैन अली और सैयद हसन अली, जिसको अब्दुल्ला भी कहा जाता है। ये दोनों भाई ऐसे मुगल शासन काल में थे जो राजा बनाने वाले कहलाते थे, किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। ये सैयद हुसैन अली और सैयद हसन अली, ये दोनों भाई का नाम याद करिएगा, रखिएगा कि सैयद हुसैन अली और सैयद हसन अली जो थे, जिनको अब्दुल्ला खां भी कहा जाता है, ये मुगल काल के किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वह मुगल बादशाह जिसको शाहे बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह को। बहादुर शाह वह मुगल बादशाह था जिसको शाहे बेखबर कहा जाता था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब को 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता संभाली थी। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर से ने निर्मित कराया था पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने पंचमहल निर्मित करवाया था। अभी भी इसको आप देखेंगे कि अगर आगरा से अजमेर के बीच अगर जाते हैं तो बीच रास्ते में ये उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, जहाँ पंचमहल अवस्थित है, देखा जा सकता है अभी भी जाकर। ये बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था पंचमहल। अगला हम लोग देखते हैं, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। मीर बाकी ने अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है का निर्माण करवाया था, वो मीर बाकी था। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, बाबर। मुगल शासक ये था जो मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता था। इसका पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ये ऐसे मुगल शासक है जिसका भारत में मकबरा नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। द्वितीय अफगान के रूप में चर्चित शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराना किला, जिनको वर्तमान रूप का निर्माण है, करवाया था शेरशाह सूरी ने। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित कराई थी जयपुर में। ये आज भी दर्शनीय के रूप में है। अगर आप जयपुर में जाते हैं तो आप जंतर मंतर देख सकते हैं वहाँ पे। उस समय ये जंतर मंतर वेधशाला बनवाए थे राजा जय सिंह ने, जो आज भी इनकी 4 वेधशाला है 4 जगह पे। अगला हम लोग देखते हैं, उसमें पहला जो वेधशाला बनवाए थे जयपुर में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह का मकबरा स्थित है रोहतास जिले के सासाराम में। सासाराम बिहार में है। बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। मंजिल का निर्माण करवाने वाला जो था महत अनका द्वारा। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर द्वारा। अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। अगर हम लोग थोड़ा सी जान लेते हैं,
बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा बनवाया गया था, ये भी जान लीजिए बुलंद दरवाज़ा। हम लोग अकबर के बारे में बात करें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न। इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो 9 रत्नों में 9 लोग रहते थे। 9 लोगों का नाम हम लोग देखते हैं। पहला बीरबल, दूसरा, ये क्रम नहीं है, ये 1 2 हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक बीरबल, दूसरा में तानसेन, तीसरा अबुल फजल, चौथा फैजी, पांचवा में हो गया मानसिंह, छठा में हो गया टोडरमल और सातवां में हो गया मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन, और 9 में जो है अबुल रहीम खान खाना। अबुल रहीम खान खाना, ये जो 9 लोग हैं ये अकबर के नवरत्न कहलाते हैं। इनका एक बार और रिपीट नाम कर देते हैं। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मंसूर जो था जहांगीर के राज दरबार में रहता था, जो पंछियों पर बहुत बड़ा चित्रकारी करने वाला यह चित्रकार था मंसूर। अगला देखते हैं। चित्रकला के मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। हुमायूं ने सर्वप्रथम मुगल शैली में चित्रकला को प्रारंभ किया था, और अगर स्वर्ण काल में पहुंच गया था तो जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकला की स्वर्ण काल अगर कहिए तो जहांगीर के शासनकाल, और प्रारंभ कराने वाला जो था चित्रकला वो हुमायूं था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। अकबर ने, अकबर वह मुगल शासक था जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैली को प्रदर्शित करता है? चित्रकला की। चित्रकला की जो शैली है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। आज भी ये सब देख सकते हैं कि कांगड़ा वगैरह क्षेत्र में देखिएगा कि चित्रकारी जो किया जाता है, तो ये मुगल काल में काफ़ी चर्चित थे। अगला हम लोग देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। थोड़ा सी और हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ लाल किला शब्द आया रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट जो है 2 है, एक है दिल्ली में और एक दूसरा है आगरा में। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, लाल किला, इसका निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ द्वारा निर्मित लाल किला दिल्ली में है, और अकबर द्वारा निर्मित जो लाल किला है वो है आपको आगरा में। आगरा का जो लाल किला है वो अकबर द्वारा निर्मित है, और दिल्ली का लाल किला जो निर्मित है वो शाहजहाँ द्वारा निर्मित है, और बनवाने वाला था शाहजहाँ। और उसके लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया है औरंगजेब ने। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है।
वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। रबिया उद दौरानी का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, या ताजमहल का फुहड़ भी कहा जाता है। ये है रबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला देखते हैं, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम। अभी तक आप सुने होंगे कि पत्नी के लिए मकबरे का निर्माण शाहजहाँ ने आगरे के ताजमहल बनवाया था, और यहाँ क्वेश्चन है कि अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था तो उसने हाजी बेगम ने करवाई थी। अगला देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। 1638 से लेकर 1648 लगभग 10 वर्ष बनवाने में लगा था लाल किला के। दिल्ली का जो लाल किला है इसको शाहजहाँ ने बनवाया था 1638 से 1648 ईस्वी के बीच। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने। ईस्वी में बना था 1573 ईस्वी में अकबर ने आगरे का लाल किला को बनवाया था। अब यहाँ आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।